सिकंदर 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की ओर बढ़ गया। यहाँ उसका सामना फारस के राजा डेरियस से हुआ। यहाँ दोनों पक्षों के बीच गोगोमेला की लड़ाई लड़ी गई। यह युद्ध 331 ईसा पूर्व में उत्तरी इराक में एरबिल के पास लड़ा गया। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त जंग हुई, जिसमें डेरियस की आर्मी तहस नहस हो गई। एक लंबी जंग के बाद 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने फारस की सेना को हरा दिया। उसी समय से फारसी सेना का पतन शुरू हो गया। डेरियस की हार के बाद सिकंदर के लिए फारस की राजधानी परसिपोलिस की राह आसान हो गई। अब ग्रीक और फारस की लड़ाई का क्लाइमेक्स आ चुका था। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पैलेस ऑफ जर्सीज को जला दिया और इससे साफ हो गया कि फारस पर सिकंदर का नियंत्रण हो चुका है। फारस पर सिकंदर का साम्राज्य कायम हो चुका है। गोगोमेला की लड़ाई में डेरियस की पराजय को मानव इतिहास के निर्णायक मोड़ों में से एक के रूप में देखा जाता है, जिसके बाद फारसी प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रहे। करीब 2 साल सिकंदर फारस के अलग अलग जगहों पर दौरा करता रहा। अपनी बुलंदी के इस दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैल चुका था। चूंकि मौजूदा अफगानिस्तान भी फारसी साम्राज्य का ही हिस्सा था, इसलिए अफगानिस्तान के उत्तर में अमू दरिया क्षेत्र में स्थित बैक्ट्रिया में एक लंबे अभियान के बाद वह हिंदुकुश को पार कर काबुल घाटी में दाखिल हुआ। उसने जब भारत की ओर कूच किया तब वो सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। हालांकि उससे पहले 326 ईसा पूर्व में उसने भारत के नजदीकी शहरों के राजाओं को संदेश भिजवाया और कहा कि वे लोग सिकंदर का नियंत्रण स्वीकार कर लें। सिकंदर ने जिन राजाओं को संदेश भिजवाया वे या तो बेहद कमजोर थे या फिर सिकंदर की सेना इतनी विशाल थी कि उससे लड़ने की हिम्मत कोई जुटा नहीं सका। इसलिए ईरान से आगे जैसे ही सिकंदर काबुल पहुंचा, इन राजाओं ने उससे मिलना शुरू कर दिया। इन राजाओं में तक्षशिला के राजकुमार आम्भी भी थे। सिकंदर ने जैसे ही सिंधु नदी की ओर रुख किया, तक्षशिला ने सिकंदर के लिए भारत के द्वार खोल दिए। इन क्षेत्रों में तक्षशिला के राजकुमार आम्भी और झेलम तथा चिनाब के बीच राज करने वाले राजा पोरस का नियंत्रण था। सिकंदर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उन्होंने सिकंदर को करीब 5000 सैनिक और 65 हाथी भेंट किए ताकि वो आगे के अभियानों में और मजबूत हो सके। राजकुमार आम्भी की इसके पीछे एक नियत थी। वो चाहता था कि सिकंदर उसके दुश्मन राजा पोरस से लड़ाई में उसका साथ दे। लेकिन सिकंदर ने जैसे ही आक्रमण किया, आम्भी ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन झेलम नदी पार करते समय सिकंदर को पहली बार सबसे कठिन विरोध का सामना करना पड़ा, जब राजा पोरस ने सिकंदर का बड़ी मुस्तैदी से विरोध किया। पंजाब में झेलम के आसपास शासन करने वाले पोरस बेहद ताकतवर थे। यहाँ जितने छोटे छोटे राज्य थे, उनमें पोरस को काफी शक्तिशाली शासक माना जाता था। सिकंदर को उसके मुखबिरों से पता चला कि पोरस के पास एक बड़ी सेना है, जिसमें कई भीमकाय हाथी भी शामिल हैं। चूंकि सिकंदर के लिए ये नई बात थी, इसलिए हाथियों से लड़ना एक बड़ी चुनौती थी। बावजूद इसके सिकंदर की सेना पोरस को हराने का दावा कर रही थी। लेकिन उसी दौरान मानसून शुरू हो गया। इससे सिकंदर की आर्मी की मुश्किलें बढ़ गई। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सिकंदर ने सोचा कि अगर बाकी राजाओं की तरह पोरस भी हथियार डाल देता है तो उसकी सेना एक मुश्किल जंग से बच जाएगी। इसलिए सिकंदर ने पोरस को एक संदेश भिजवाया। इस संदेश में सिकंदर ने पोरस से कहा कि वो अपनी सीमा पर आकर उससे मिले और उसके सामने हथियार डाल दे। पोरस ने जवाब दिया कि वो सिकंदर से मिलने का अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हथियार डालने के बजाय वो युद्ध लड़ना पसंद करेंगे। पोरस का जवाब जानकर सिकंदर और उसकी सेना कई दिनों की यात्रा के बाद झेलम नदी के पास पहुंच गई। पोरस की सेना झेलम के उस पार थी। ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे पंजाब में जलालपुर में हुई। मॉनसून के कारण जब वहां तेज आंधी और तूफान आया तो इसका फायदा उठाते हुए सिकंदर ने अपनी सेना के साथ नदी पार कर लिया। इससे पोरस को एक धक्का लगा। बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त सिकंदर के सैनिकों से मुकाबला करना पोरस के लिए आसान नहीं था। सिकंदर के मुकाबले उनके पास कम सैनिक थे। एक अनुमान के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से भी ज्यादा सैनिक थे, जबकि पोरस के पास करीब 20,000 की सेना थी। उनके पक्ष में सिर्फ एक बात थी कि उनकी सेना में हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। खैर, युद्ध शुरू हुआ। पोरस की सेना हाथियों को आगे कर सिकंदर की सेना से लड़ रही थी। हाथियों पर सवार होकर लड़ना सिकंदर की सेना के लिए बिल्कुल अलग और नई बात थी।
लेकिन उस इलाके में लंबे समय से रहने के चलते सिकंदर के सैनिकों ने हाथियों से लड़ने का तरीका काफी हद तक सीख लिया था। इस भीषण लड़ाई में दोनों तरफ से लोग मारे गए। जब तक पोरस लड़ने की स्थिति में थे, उन्होंने सिकंदर का जमकर मुकाबला किया, लेकिन दुश्मनों से बहुत ज्यादा घिर जाने के बाद उन्होंने हथियार डाल दिया। ऐसा कहा जाता है कि पोरस ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफी संघर्ष के बाद उनकी हार हुई। इस युद्ध को हाइडेस्पीस की लड़ाई कहा जाता है। असल में ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी और झेलम का ही दूसरा नाम हाइडेस्पीस रिवर है। मौजूदा वक्त में यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इस लड़ाई में पोरस की हार के बाद सिकंदर और पोरस की मुलाकात हुई। सिकंदर के जीवनीकार फिलिप फ्रीमैन अपनी किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखते हैं, जब दोनों राजा मिले तो पोरस के हाथी ने घायल होते हुए भी घुटनों के बल बैठकर उन्हें नीचे उतरने में मदद की। सिकंदर पोरस के 6 फीट ऊंचे डील डॉल को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ किस तरह का सुलूक किया जाए। पोरस ने तुरंत जवाब दिया, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पोरस को उससे जीती हुई जमीनें लौटा दी। पोरस को हराकर सिकंदर गंगा की ओर जाना चाहता था, इसलिए उसने पूर्व की ओर रुख भी किया, लेकिन पंजाब की 5 नदियों में से अंतिम ब्यास तक पहुंचने पर उसके सैनिकों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। भारत की प्रचंड गर्मी में लड़ने के बाद थकी हुई यूनानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसने सिकंदर को वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वो दक्षिण की ओर सिंधु नदी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके डेल्टा तक पहुंच गया, जहां उसने अपनी सेना का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया भेज दिया, जबकि दूसरे हिस्से को मकरान तट के साथ जमीन के रास्ते ले गया। वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व में बगदाद के दक्षिण शहर बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तब सिकंदर की उम्र महज 32 साल थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत का कारण उसके जख्मों में होने वाला इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उसकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण राजनीतिक सबक और राजनीतिक परिणाम भी लेकर आया। उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों और जनजातीय इकाइयों में बटा हुआ था। सिंधु घाटी में मैसेडोनियाई सैनिकों की मौजूदगी उन राज्यों की राजनीतिक एकता की कमी की गवाही दे रही थी, जिन्हें विदेशी हमलावरों के हाथों बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में उनके बीच एकता की स्थापना समय की मांग बन गई। लिहाजा भारत की छोटी छोटी रियासतें समाप्त हो गई। इन राज्यों में राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला और छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गए। जब सिकंदर के इतिहास की बात होती